है। क्या बात है। और बाहर झांकने पर उसे एक ऐसा शहर दिखता है जिसकी सड़कें बिल्कुल सीधी हैं, मतलब एकदम एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। बिल्कुल ग्रिड सिस्टम की हाँ, तरह। एकदम। और उस शहर का ड्रेनेज सिस्टम हाँ। यानी जल निकासी की व्यवस्था इतनी शानदार है हम्म। कि आज के कई आधुनिक और स्मार्ट शहरों के इंजीनियर भी उसे देखकर हैरान रह जाएं। सच में। तो सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। हमारे सामने कुछ बेहद विस्तृत शोध पत्र और पुरातात्विक प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं जो हमें हड़प्पा संस्कृति, एक कांस्य युगीन सभ्यता के केंद्र में ले जाते हैं। सही कहा। और आज का हमारा मिशन सिर्फ कुछ सूखी तारीखें या राजाओं के नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर उभरा ये समाज असल में काम कैसे करता था। और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम ताम्रपाषाणिक या शैलकुलिथिक कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब उस दौर से है जब इंसान पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ इस्तेमाल कर रहा था। तांबा और पत्थर। हाँ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खासियत ये है कि ये उस तांबे और पत्थर वाले दौर से छलांग लगाकर सीधे कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज में पहुंच गई। मतलब ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप था। एकदम। तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना एक बहुत ही उन्नत तकनीक थी। तो ये महज कुछ पुरानी ईंटों या बर्तनों की खोज नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि एक ऐसे समाज का अध्ययन है जो अपने समकालीन समाजों जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया से कई मायनों में बहुत आगे था, विशेषकर नगर नियोजन में। यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बना देता है। मतलब इतिहास की किताबें अक्सर उबाऊ लग सकती हैं, हाँ, वो तो है। लेकिन जब हम इन वास्तविक सबूतों को देखते हैं, जैसे वो लिपस्टिक या जल निकासी व्यवस्था, तो ये सीधे एक थ्रिलर फिल्म की तरह लगने लगता है। बिल्कुल, एक सस्पेंस कहानी की तरह। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले इस रहस्यमयी दुनिया के सामने आने की कहानी को देखते हैं। हमें बताया जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। हाँ, ब्रिटिश दौर में। और ठेकेदारों को जमीन के नीचे से पक्की ईंटें मिलने लगी। हाँ। और अब उन्होंने बिना सोचे समझे उन ईंटों का इस्तेमाल अपनी पटरियां बिछाने में कर लिया। जो कि बहुत ही दुखद था। मतलब हजारों साल पुरानी अनमोल ईंटें रेलवे ट्रैक के नीचे दब गईं। बिल्कुल। लेकिन असल में ये वैज्ञानिक खोज कैसे हुई? तो देखिए, 1921 में जाके इस पर गंभीरता से काम शुरू हुआ। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। अच्छा, जॉन मार्शल। हाँ, उनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहानी ने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक जगह की विधिवत खुदाई शुरू की। और ये खोज इतनी बड़ी थी कि ठीक अगले साल यानी 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत में एक और विशाल नगर खोज निकाला, मोहनजोदड़ो। ओहो, मतलब एक के बाद एक धमाके। बिल्कुल। इन दो खोजों ने रातों रात दुनिया के इतिहास का नजरिया बदल दिया, क्योंकि अचानक से भारत का इतिहास हजारों साल पीछे चला गया। ये तो सच में कमाल है। लेकिन इन दस्तावेजों में एक बहुत बड़ी बहस नजर आती है, और वो है इसके समय काल को लेकर। हाँ, डेटिंग को लेकर। जॉन मार्शल ने 1931 में अनुमान लगाया कि ये सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच की है। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान यानी रेडियो कार्बन 14 पद्धति कहती है कि इसका सबसे मान्य काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। बिल्कुल। मतलब ये 700 साल का इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? क्या पुराने पुरातत्वविदों ने इतनी बड़ी गलती की थी, या इसके पीछे कोई और कहानी है? यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि जॉन मार्शल का अनुमान मेसोपोटामिया के साथ मिले व्यापारिक साक्ष्यों पर आधारित था। अच्छा, वो क्रॉस रेफरेंस कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन जब कार्बन 14 जैसी वैज्ञानिक पद्धति आई तो चीजें ज्यादा सटीक हो गईं। दरअसल हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली यही है क्या? कि जब ये पुरातात्विक साक्ष्यों में प्रकट होती है तो ये अपने एकदम विकसित और परिपक्व रूप में दिखती है। मतलब इसका कोई बचपन नहीं दिखता। एकदम सही। इसके शुरुआती विकास के चरण बहुत स्पष्ट नहीं है। ये एक झटके में चरम पर पहुंचती हुई और फिर अचानक से लुप्त होती हुई प्रतीत होती है। ओहो। इसीलिए वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अनुमानों में टकराव रहा है। लेकिन आज C14 पद्धति वैज्ञानिक रूप से सबसे सटीक मानी जाती है।
इसलिए 2500 से 1750 ईसा पूर्व के कालखंड को ही हम परिपक्व हड़प्पा काल मानते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रेगिस्तान के नीचे अचानक से कोई पूरी तरह से विकसित स्मार्ट सिटी मिल जाए बिल्कुल, और हम बहस कर रहे हो कि इसे रातों रात किसने और कब बनाया। एकदम सटीक तुलना है ये। खैर, ये तो हुई समय की बात, लेकिन जब हम इसके आकार और फैलाव को देखते हैं तो सच में दिमाग चकरा जाता है। हाँ, इसका स्केल बहुत विशाल था। स्रोतों के अनुसार ये कोई एक दो शहरों का समूह नहीं था। इसका भौगोलिक विस्तार 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक फैला था। अगर हम नक्शे पर देखें तो उत्तर में कश्मीर की बर्फीली हवाओं के पास चिनाब नदी पर मांडा, बिल्कुल, दक्षिण में महाराष्ट्र की गोदावरी नदी के पास दायमाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान की दाश्क नदी के किनारे सुतकागेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर तक। एक बहुत ही बड़ा इलाका। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मतलब इतने विशाल क्षेत्र में ये फैली थी। और वो भी उस जमाने में। वही तो, ये सवाल उठना लाजमी है कि बिना आज के ट्रकों, क्रेनों या हवाई जहाजों के इतना बड़ा नेटवर्क आपस में जुड़ा कैसे था? इस सवाल का जवाब उन प्राकृतिक जीवन रेखाओं में छिपा है जो उस समय इस पूरे क्षेत्र में बहती थीं। आप नदियों की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। सिंधु, रावी, भोगवा, घग्गर, सरस्वती और सतलुज, ये नदियां केवल पीने के पानी या सिंचाई का स्रोत नहीं थीं। अच्छा, अगर हम आज के संदर्भ में सोचें तो ये नदियां प्राचीन काल के हाईवे या इंटरनेट की तरह थीं। ओहो, हाईवे की तरह। हाँ, देखिए, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो सिंधु नदी पर थे, हड़प्पा रावी पर, लोथल भोगवा नदी पर, और कालीबंगा जैसी जगहें घग्गर या प्राचीन सरस्वती पर। इन नदियों के जाल ने ही सुदूर व्यापार, नावों के जरिए भारी सामान के परिवहन और विचारों के आदान प्रदान को संभव बनाया। नदियों के बिना इतने बड़े साम्राज्य का एक साथ पनपना नामुमकिन था। यहाँ से कहानी वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम इस विशाल नदी नेटवर्क के अंदर झांकने वाले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। बिल्कुल, इन दोनों को इस साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां भी कहा जाता है। तो चलिए पहले मोहनजोदाड़ो की गलियों में चलते हैं। चलिए। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। एक बहुत विशाल स्नानागार मिला है जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। हाँ। 16 मकानों का एक पूरा बैरक मिला है। एक कांसे की नग्न महिला मूर्ति मिली है जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। बिल्कुल। और एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है जिसने एक खास तरह की शॉल उड़ी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है एक महाविद्यालय यानी कॉलेज जैसी इमारत का मिलना। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मोहनजोदड़ो सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र था। विशाल स्नानागार को ही लें, वो केवल नहाने का टब नहीं था, उसकी ईंटों को पानी रिसने से रोकने के लिए डामर या बिटुमिन से सील किया गया था। मतलब उस समय की वाटरप्रूफिंग। एकदम, जो उस समय की गजब की इंजीनियरिंग है, ये शायद किसी बड़े धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। अच्छा। और वो जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ना, वो कांसे को ढालने की लॉस्ट वैक्स तकनीक का बेहतरीन नमूना है। और कॉलेज या पुरोहितों के आवास का मिलना ये साबित करता है कि समाज में एक ऐसा वर्ग था जो बौद्धिक कार्यों, अनुष्ठानों और शिक्षा में लगा हुआ था। मतलब ये समाज केवल पेट भरने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं, उनके पास फुर्सत थी, कला थी और एक व्यवस्थित सामाजिक ढांचा था। क्या बात है। और अगर हम पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की ओर देखें तो वहाँ एक अलग ही तरह का नियंत्रण दिखाई देता है। वहाँ की ग्रैनरी। हाँ, वहाँ एक बहुत विशाल अन्न भंडार या ग्रीनरी मिली है। इसके अलावा कांसे की गाड़ी, गरुड़ के चित्र वाली मुद्रा और शंख से बना एक बैल मिला है। बिल्कुल। लेकिन ये जो अन्न भंडार हैं, इनके बारे में पढ़कर मुझे एक विचार आया। क्या हम कह सकते हैं कि ये अन्न भंडार उस समय के रिजर्व बैंक की तरह काम करते थे? ये तुलना बहुत ही सटीक है और इसके पीछे एक ठोस आर्थिक तंत्र है। अच्छा, कैसे? देखिए, हड़प्पा का विशाल अन्न भंडार बिल्कुल आज के केंद्रीय बैंक की तरह था। उस समय मुद्रा या करेंसी के रूप में सिक्के नहीं चलते थे। बार्टर सिस्टम था। हाँ, अर्थव्यवस्था काफी हद तक बार्टर सिस्टम या अनाज पर निर्भर थी। ये भंडार अतिरिक्त या सरप्लस अनाज को सुरक्षित रखते थे। मतलब इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। एकदम, जब अकाल पड़ता या कोई प्राकृतिक आपदा आती तो यही रिजर्व बैंक पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाता था।
ओहो। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों या मजदूरों को इसी अनाज के रूप में वेतन दिया जाता था। यानी उस ग्रेनरी का नियंत्रण ही पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण था। क्या बात है, मतलब अनाज ही उनका सोना था। बिल्कुल। अब इन प्रशासनिक राजधानियों से निकल कर जरा उन जगहों पे चलते हैं जहां असली पैसा और सामान बनता था। औद्योगिक केंद्र। हाँ, यानी उस समय के कमर्शियल हब। सबसे पहले बात करते हैं चनहुदड़ों की, जिसे 1931 में सिंध में खोजा गया था। दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ मनके बनाने का कारखाना था। और अगर हम सौंदर्य प्रसाधनों की बात करें तो यहाँ से लिपस्टिक, काजल, पाउडर और कंघा तक मिला है। सोचिए उस जमाने में। वही तो, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चनहुदड़ो आज का शेंजन हो, जहाँ दुनिया भर का सामान, गहने और कॉस्मेटिक्स बन रहे थे। एकदम सही। चन्हुदड़ो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था। वहाँ जो मनके या बीड्स बनते थे, उन्हें बनाने के लिए इतने छोटे और सटीक ड्रिल या छेद करने वाले औजारों का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें देखकर आज के जौहरी भी चकित रह जाते हैं। कमाल की कारीगरी। बिल्कुल। वहाँ से वक्राकार ईंटें भी मिली हैं। लेकिन इन सब औद्योगिक साक्ष्यों के बीच दैनिक जीवन की झलकियां भी मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरी सबसे पसंदीदा खोज वहीं से है। वो बिल्ली और कुत्ते वाली। हाँ, एक पक्की ईंट मिली है जिस पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान छपे हैं। क्या बात है। जरा सोचिए, कोई मजदूर ईंटें पात कर सुखाने के लिए रख गया होगा और तभी वहां से एक बिल्ली भागी और उसके पीछे एक कुत्ता। उनके पंजों के निशान गीली मिट्टी पर छप गए और धूप में सूखकर हजारों सालों के लिए अमर हो गए। ये एक पल, एक स्नैपशॉट है जो उस प्राचीन समाज को एकदम जीवंत बना देता है। और ये जीवंत समाज केवल अपने तक सीमित नहीं था। अच्छा। अगर चन्हुदड़ो उत्पादन का केंद्र था, तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा लोथल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दरवाजा था। लोथल 1957 में खोजा गया ये शहर एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ एक गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड मिला है, जो नौसैनिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोथल से फारस की मुहरें मिली हैं। फारस की मोहरें? तो इसका मतलब है कि लोथल उस समय का दुबई या सिंगापुर हुआ, जो दुनिया भर के जहाजों का स्वागत करता था। बिल्कुल। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि बलूचिस्तान की दाश्क नदी के पास सुतका गेंडोर नाम का एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित बंदरगाह था। तो क्या ये लोग इन बंदरगाहों के जरिए सीधे बेबीलोन और फारस से व्यापार कर रहे थे? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो फारस की मोहरें और लोथल का डॉकयार्ड ये चीख चीख कर गवाही देते हैं कि हड़प्पा कोई अलग थलग पड़ा समाज नहीं था। वे कांस्य युग की ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और सक्रिय हिस्सा थे। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नाम के एक क्षेत्र का जिक्र आता है, जो नाविकों का देश था। मेलुहा? हाँ, और आज के इतिहासकार मानते हैं कि वो मेलुहा और कोई नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता ही थी। ओहो। लोथल में जो वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, वे उनके अनुष्ठानों को दिखाती हैं। वहां से एक मिट्टी के बर्तन पर एक चित्र भी मिला है, जिसमें एक कौवा और एक लोमड़ी है। क्या वो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी वाली कहानी जैसी है? बिल्कुल वैसी ही लगती है। शायद कहानियां भी सफर कर रही थीं। ये तो हो गए बड़े महानगर, फैक्ट्रियां और ग्लोबल ट्रेड के केंद्र। लेकिन बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर जब हम छोटे प्रांतीय शहरों की ओर देखते हैं, तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब में सतलुज नदी के किनारे रोपड़ में खुदाई हुई। वहां तांबे की कुल्हाड़ी मिली, लेकिन एक और अजीब चीज मिली। कुत्ते को दफनाने वाली बात। हाँ, एक मानव कंकाल के साथ एक कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। तो इस सब का मतलब क्या है? ये केवल एक दफन का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसान और उसके पालतू जानवरों के बीच के उस गहरे मनोवैज्ञानिक रिश्ते को दिखाता है। क्या वे मानते थे कि मृत्यु के बाद के सफर में भी वो वफादार कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करेगा? ये एक बहुत ही विचारणीय और मानवीय पहलू है। मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा लगभग हर प्राचीन सभ्यता में रही है। प्रांतीय स्थलों से हमें जो विविधता मिलती है, वो ये बताती है कि पूरे साम्राज्य में एकरूपता होने के बावजूद स्थानीय मान्यताएं भी पनप रही थीं। जैसे और क्या-क्या मिला? जैसे हरियाणा के बनावली से मिट्टी का बना एक हल मिला है, जो शायद बच्चों का खिलौना था। ओहो, खिलौना हल? हाँ, वहां से बढ़िया किस्म का जौ भी मिला है। गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंध के कोट दीजी में किलेबंदी का कोई साक्ष्य नहीं मिला, जो शायद एक शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। और उत्तर में मांडा से हड्डी के बाणाग्र
यानी तीर के आगे के हिस्से मिले हैं जो ये बताते हैं कि वहां शिकार या आत्मरक्षा के लिए तांबे से ज्यादा हड्डियों का इस्तेमाल होता था। लेकिन इन सब प्रांतीय खोजों में एक खोज ऐसी है जिसने मुझे सच में उलझा दिया है, अच्छा, कौन सी? और मैं यहाँ आपसे समझना चाहता हूँ। गुजरात के कच्छ में स्थित सुरकोटका से कलश, शवाधान और तराजू का पल्ला तो मिला, लेकिन वहां से घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं। ओह, सुरकोटदा के घोड़े। रुकिए, मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है कि हड़प्पा के लोगों को घोड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी मोहरों पर हमें गैंडे दिखते हैं, हाथी दिखते हैं, एक सींग वाला बैल दिखता है, लेकिन घोड़ा कभी नहीं दिखता। बिल्कुल। फिर अचानक सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां कहाँ से आ गई? क्या हमारा पुराना ज्ञान गलत था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और आज भी पुरातत्वविदों के बीच ये एक बड़ी बहस का विषय है। हम्म ये सच है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से वृषभ यानी बैल और अन्य स्थानीय जानवरों पर केंद्रित थी। मोहरों पर घोड़ों का न होना ये साबित करता है कि घोड़ा उनके दैनिक या धार्मिक जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं था। तो फिर वो हड्डियां? सुरकोटदा में मिली हड्डियों को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये हड्डियां हड़प्पा के एकदम अंतिम चरण की है, जब शायद मध्य एशिया से व्यापारियों या नए समूहों का आगमन शुरू हो गया था, जो अपने साथ घोड़े लाए। अच्छा, मतलब एक ट्रांजिशन फेज। हाँ, कुछ ये भी मानते हैं कि वो शायद घोड़े की नहीं बल्कि जंगली गधे की किसी प्रजाति की हड्डी हो सकती है। ओहो, ये भी एक एंगल है। लेकिन अगर वे सच में घोड़े थे तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये सभ्यता बाहरी दुनिया के लगातार संपर्क में थी और बदलाव के दौर से गुजर रही थी। ये सब सुनकर दिमाग में बस एक ही तस्वीर बनती है, एक ऐसा समाज जो अंधविश्वास या युद्ध में उलझने के बजाय विज्ञान, व्यापार और नागरिक सुविधाओं पर केंद्रित था। बिल्कुल। जिनकी नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जहां हवा चलने पर सड़कें खुद ब खुद साफ हो जाती थी और जिनका ड्रेनेज सिस्टम इतना ढका हुआ और व्यवस्थित था कि बीमारियां कम से कम फैलें। यही कारण है कि ये अन्वेषण इतना महत्वपूर्ण है। जिज्ञासु श्रोताओं के लिए ये जानना केवल कोई परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये हमें ये सिखाता है कि जिसे हम आधुनिक मानते हैं, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो, ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क हो, मानकीकृत तौल और माप के तरीके हो, या यहाँ तक के होठों पर लगाई जाने वाली लिपस्टिक हो, ये सब कोई हाल ही की खोजें नहीं है। हजारों साल पहले हमारे इसी उपमहाद्वीप में एक बेहद उन्नत वैज्ञानिक और शांत समाज ये सब कर चुका था। और वो भी बिना किसी बड़े युद्ध के। बिल्कुल। उनके पास कोई बड़ी तलवारें या युद्ध के बड़े हथियार नहीं मिले, जो ये दिखाता है कि वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और व्यापार पर भरोसा करते थे। एकदम सही। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसे विचार पर आना चाहता हूँ जो हमारे स्रोतों में एक बहुत ही छोटी सी पंक्ति के रूप में छिपा है, लेकिन शायद इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। हड़प्पा लिपि। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में जिक्र है कि हरियाणा के राखीगढ़ी से एक हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली है। हड़प्पा लिपि। जरा सोचिए, आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन भाषाविद हैं। हमने मिस्र के चित्रलिपि पढ़ लिए, मेसोपोटामिया की कीलाक्षर पढ़ लिए, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी इंसान या कंप्यूटर इस हड़प्पा लिपि को पढ़ नहीं सका है। ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी भी है और सबसे बड़ा रहस्य भी। बिल्कुल। वो मोहरें, वो चित्राक्षर जो उन पत्थरों पर उखेरे गए हैं, वे सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, वे एक पूरी की पूरी भाषा है, एक पूरा साहित्य है जिसका पासवर्ड हमारे पास नहीं है। वे हमसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं। कल्पना कीजिए उस दिन की जब कोई सुपर कंप्यूटर या कोई भाषाविद इस लिपि को डिकोड कर लेगा, तब क्या होगा? क्या हमें उनकी कविताओं, उनके गीतों और उनके विज्ञान के बारे में पता चलेगा? या शायद कुछ और? या फिर क्या हमें उस रहस्यमयी अचानक पतन की असली कहानी पता चलेगी जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी? क्या उन मोहरों पर सिर्फ अनाज और व्यापार का हिसाब किताब लिखा है, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए यानी हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चेतावनी दर्ज है? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा समाज जो इतना उन्नत था, जिसके पास सब कुछ था, वो अचानक मिट्टी में कैसे मिल गया? क्या नदियां सूख गईं या कोई और वजह थी? शायद उन सारे सवालों का जवाब उन्हीं अनपढ़ी मोहरों में कैद है। और इसी रहस्यमयी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। कुछ पहेलियां अभी भी सुलझने का इंतजार कर रही हैं और शायद किसी दिन वे मोहरें अपनी चुप्पी तोड़ेंगी। जरा कल्पना कीजिए,
आज से लगभग 4,500 साल पहले की एक सुबह